डॉक्टर पवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। या थैंक यू सो मच। द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी जो अननोन है और बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है वो है डज शुगर ऑल्सो अफेक्ट गट हेल्थ? वॉट कैन पेरेंट्स गिव देयर किड्स कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो? अगर ये 5 चीज़ें आपने करेक्ट करी अपने बच्चे में तो आपके बच्चे की हाइट और ग्रोथ सब एकदम बढ़िया होगी। छोटा बच्चा स्क्रीन रख दिया है सामने, किड इज लाइक इन्वॉल्व उसी में और वो बस खा रहा है लाइक अ रोबोट। इट इज़ वेरी वेरी बैड। सो 3 चीज़ें अगर आपको चूज करनी हो जो बच्चों के खाने में बिल्कुल नहीं होनी है। तो न्यूट्रिएंट डेंस हेल्दी फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कैलोरी डेंस जंक फूड। डॉक्टर पवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। या थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग सर? टाइम पे इट्स फाइन। सो मेन जो एम है हमारे इस पॉडकास्ट का वो ये है दैट एवरी डे वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, राइट? 50-100 पेरेंट्स से हर दिन बात होती है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेरीज which they want us to answer for them, and we try our best to do that. But today we have you here so that आप अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उसको पिरोएं अपने आंसर्स में, एंड यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेरीज जो हमारे सारे पेरेंट्स के है. And the first question that I want to start with, which is the most common question we get, is बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसीज हमें इतनी क्यों देखने को मिलती है? देखो, बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसी इसलिए होती है। देखो 3 टाइप होते हैं। एक तो मोस्टली जो मोस्ट पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो एवरी मदर विच कम्स इन ओपीडी। ओके, तो बच्चे एक तो खाना नहीं खाते। सेकंड, कि बच्चा अगर खा भी रहा है तो बराबर उसका वेट गेन नहीं हो रहा, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द फूड जो वो खा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। ओके, ठीक है, उसके कारण भी बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसी, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। थर्ड, बच्चा पूरा खाना खा लेता है, क्वालिटी फूड खा रहा है, लेकिन बिकॉज उसका गट में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके कारण भी बच्चों में मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ओके, तो 3 मेन रीजंस है। फर्स्ट इज द क्वांटिटी, कि क्वांटिटी वाइज जितना खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है। सेकंड इज द क्वालिटी, कि जिस अच्छा क्वालिटी का फूड उसने खाना चाहिए, विटामिन्स, बैलेंस डाइट, जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो नहीं खा रहा है, उसके कारण ऐसा होता है। ओके, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर सारी चीज़ें बच्चा खा भी रहा है तो गट में जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे रीजंस के कारण। ठीक है, तो इन चीज़ों के कारण बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है। तो ऐसे मतलब क्या रीजंस है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा ज्यादा? देखो, बच्चों में खाना ना खाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मोस्ट कॉमन होता है कि आयरन डेफिशिएंसी। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को 1 साल की उम्र के आसपास या 2 साल की उम्र के आसपास बच्चे अगर खाना सही से नहीं खा रहे तो मतलब कम से कम कुछ खाना चाहिए, उसके लिए एक खली बिस्किट खिला देते हैं, या फिर जंक फूड के नाम पे उसको चिप्स दे देते हैं, या फिर दूध पिला देते हैं, भर भर के दूध देते हैं उनको। तो अगर दूध पिलाने के कारण, काउज मिल्क बहुत ज़्यादा पिलाने के कारण बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण भी बच्चों में एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, कुछ केसेस में वर्म्स इन्फेस्टेशन होता है बच्चों में, उसके कारण भी बहुत बार एपेटाइट बच्चों का कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण बच्चों का एपेटाइट कम होता है, उसके कारण बच्चा कम खाना खाता है, और बच्चा कम खाने के कारण जो उसको बैलेंस डाइट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण बच्चों के आगे जाके इन्फेक्शंस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी जो लेवल की बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाती। आपने कहा आयरन की एक डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन। व्हाट आर अदर डेफिशिएंसीज जो बहुत कॉमन होती है बच्चों में? द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी जो अननोन है और बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ओके, विटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होता है। आप देखेंगे कि राइट फ्रॉम बर्थ विटामिन डेफिशिएंसी हम लोग इसलिए सब बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज विटामिन डी जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क, बच्चा क्योंकि 6 महीने तक खाली ब्रेस्ट मिल्क पे होता है, मदर का फीडिंग लेता होता है, तो मदर के फीडिंग में ब्रेस्ट जो विटामिन डी होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। ठीक है। तो इसलिए बर्थ से ही बच्चों को विटामिन डी देना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एज अ सप्लीमेंट? एज अ सप्लीमेंट विटामिन डी हर बच्चे को दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, 6 महीने के बाद भी प्लांट सोर्सेस बोलिए तो इतने ज़्यादा विटामिन डी के सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ओके, साथ ही बच्चे क्योंकि आजकल ज़्यादा बाहर खेलने नहीं जाते, सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम होता है, और अगर बाहर खेलने जा भी रहे हैं तो बहुत बार उनको सनस्क्रीन लगा के भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी सनलाइट का एक्सपोजर बच्चों की स्किन पे ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक, इसके अलावा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसी कारण भी जो सनलाइट का जो इफेक्ट आना चाहिए हमारे बॉडी पे वो आता नहीं है, उसी कारण हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखी जाती है। इसलिए आप देखोगे कि आजकल बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अर्ली ऑन कि 2 मतलब 0 to 2 इयर्स के जो किड्स है उसमें तो आप सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। यस, आफ्टर दैट क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए बच्चों को? आफ्टर दैट ऑल्सो अगर विटामिन डी की ही बात करें तो आफ्टर दैट अगर इफ एट ऑल आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइंस है तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी से मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है बच्चों में उसको बोलते हैं रिकेट्स, और रिकेट्स नाम की बीमारी मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखी जाती है। क्या होता है रिकेट्स में, अगर आप बता पाएँ?
विटामिन डी क्या करता है ना, हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करता है। अगर विटामिन डी ही कम होगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे बोन्स वीक रह जाएँगे। बच्चे के बोन्स वीक होंगे तो क्या होगा, बच्चे का वेट जो है वो बेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो ओके। बच्चों के बोन्स है वो कर्व्ड होने शुरू हो जाएँगे। बहुत बार आपने देखा होगा, बच्चे जो 2 साल के 3 साल के होते हैं उनके बोन्स जो है कर्व्ड होते हैं, उनको बो लेग्स बोलते हैं। तो 2 साल की उम्र तक तो ये चीज़ कॉमनली देखी जाती है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये चीज़ें पर्सिस्टेंट रहती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल 5 साल में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ऐसे बच्चों में होगी जिसके कारण ये चीज़ें देखने को मिलती है। ओके। साथ ही आप देख सकते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि मदर्स कंप्लेंट करती है कि बच्चे बार-बार चलते-चलते गिर जाते हैं। गिरने के कारण बच्चों को बार-बार फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो ये बहुत ही सटल साइन होता है जिसको पिक करना होता है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। ओके। बहुत मदर्स कंप्लेंट करती है कि मेरा बच्चा 1 साल, 1.5 साल का हो गया लेकिन अभी भी बच्चे का एक भी दाँत नहीं आया। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सटल साइन जिससे पता चलता है कि बच्चे को हो सकता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। ओके। साथ ही बच्चे के यहाँ पे ऊपर सिर में एक गड्ढा होता है जिसको हम एंटीरियर फोंटेनल बोलते हैं, जो लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास भर जाता है। जो नहाते हुए मदर्स अक्सर फील करती हैं। तो उस बहुत बार लोग मसाज करते वक़्त भी उस गड्ढे में तेल डाल के भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये गड्ढा नॉर्मली भी 1 से 1.5 साल में अपने आप भर जाता है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन बच्चों में आप देखोगे कि ये गड्ढा भी बहुत देरी से भरता है। ओके। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन जिससे हम लोग पहचान सकते हैं। मदर्स कैसे कंप्लेन करेगी? मदर्स आपके ओपीडी में आएगी, बोलेगी मेरा बच्चा अगर 3 साल का है, 5 साल का है, रात में बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, रात भर मुझे बोलती है पैर दबाइए, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये जो नाइट टाइम जो लेग पेन है, लेग क्रैम्प्स है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके। तो ऐसे केसेस में भी हमको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना पड़ सकता है। साथ ही विटामिन डी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बहुत बार बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बार वीक रहता है बच्चों का, ओके। मेमोरी इतनी शार्प नहीं रह पाती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विटामिन डी पे डिपेंडेंट होती है। इम्यूनिटी बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक रहती है, बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है, तो ये बहुत ही एक अंडररेटेड चीज़ है जो बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं देना, और आगे जाके ये सारे सिम्पटम्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें लेके जब मदर्स आती है ओपीडी में और जब उनके विटामिन डी लेवल्स चेक करते हैं, तब पता चलता है कि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, जो उनको देने के बाद जब सप्लीमेंट देते हैं उसके बाद करेक्ट होती है और ये सारे सिम्पटम्स में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो विटामिन डी इज़ लाइक द मोस्ट कॉमन, चाहे एडल्ट्स हो या किड्स हो। अपार्ट फ्रॉम दिस किड्स में और क्या डेफिशिएंसीज़ कॉमन है? अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, कैल्शियम डेफिशिएंसी इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉमन। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, खासकर इंडियन किड्स में हम लोग देखेंगे तो 60% बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एनीमिक होते हैं वो। एनीमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मेन रीज़न क्या होता है कि 6 महीने तक बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं। उसके बाद जब हम बाकी जो खाना शुरू करते हैं उसमें भी हम लोग जो डाइट है वो आयरन रिच डाइट नहीं दे पाते हैं, ठीक है? तो अगर आयरन डाइट अगर आप नहीं दोगे बच्चे को, ठीक है? उसके बाद अगर बच्चा अगर अच्छे से खाना नहीं खा रहा तो हमारे यहाँ मदर्स को बहुत ज़्यादा ये रहता है, आदत रहती है कि बच्चे को दूध पिला देता है कि बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए, तो चलो उसको दूध पिला दिया, राइट। ठीक है? जब बच्चे को भर-भर के दूध पिलाते हैं तो बच्चे को जब एक्सेस क्वांटिटी में आप मिल्क दोगे तो उसको आयरन डेफिशिएंसी होने, एनीमिया होने के चांसेस हो जाता है। बहुत बार वर्म इन्फेस्टेशन होता है, उसके कारण भी बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। राइट। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिसके कारण बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है। तो व्हाट आर सम ऑफ द फूड्स जो दे सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए? आयरन डेफिशिएंसी अगर आपको कम करना है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं। आप कैरेट्स दे सकते हो, आप बीटरूट दे सकते हो, आप अनार दे सकते हो। एक बहुत अच्छी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे बताई हुई थी जिसमें आप एक अनार ले सकते हो, एक बीटरूट ले सकते हो, एक गाजर ले सकते हो और एक आप टमाटर ले सकते हो। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर सकते हो, उसकी प्यूरी बना सकते हो और डेली अपने बच्चे को खिला सकते हो। ओके। इससे बहुत सारे केसेस में आयरन डेफिशिएंसी जो है बहुत आसानी से कम की जा सकती है। विटामिन डी के लिए क्या फूड्स लेने चाहिए सिंस वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको ज़्यादा नहीं मिलता? नॉन-वेज अगर कुछ लोग खाते हैं तो फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स। मीट खाते हैं तो उसमें भी विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है। ठीक है? तो अगर फिश है, मीट है, एग है, अगर ये 3 चीज़ अगर आप खाते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं खाते हो तो फिर ऐसे केसेस में सनलाइट एक्सपोज़र अगर आप अच्छे से ले रहे हो तो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये कुछ नहीं है तो फिर भी विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस एंड वीगन्स। स्पेशली फॉर वेजिटेरियन पीपल। ओके। कैल्शियम क्या सिर्फ दूध देने से पूरा हो सकता है? देखो, पूरा हो सकता है लेकिन दूध अकेला ही कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता। दूध में कैल्शियम तो होता ही है लेकिन बहुत बार बच्चे फर्स्ट ईटर्स होते हैं, उन बच्चों को दूध पसंद नहीं आता। कुछ बच्चे लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं, राइट? वो ऐसे केसेस में जब बच्चे पूरी क्वांटिटी में दूध नहीं पीते, अच्छी क्वांटिटी में दूध नहीं पीते, तो ऐसे केसेस में बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ओके। ऐसे टाइम पे अगर आप दूध से उसका कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा है तो आप बच्चों को रागी खिला सकते हो।
रागी इज़ अ वेरी, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी में दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके कारण आप रागी खिला सकते हो, रागी में कैल्शियम है। आप एग्स खिला सकते हो अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो। तो इन सारी चीज़ों को खिलाने से आप कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो बच्चे का है, उसको भी पूरा कर सकते हो। I think breakfast has also come out to be one of the most biggest pain points माओ में, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी है, फट से कुछ बनाना है, उसको देना भी है, बट दे ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि यार दिन को जब वो स्कूल से वापस आए तब तक उसमें पूरी एनर्जी भी होनी चाहिए। अक्सर बच्चा स्कूल से वापस आया थका हुआ है। आई रिमेम्बर मेरी बुरी हालत होती थी। तो व्हाट शुड मदर्स गिव इन ब्रेकफास्ट जिससे सस्टेन्ड एनर्जी रहे थ्रू आउट स्कूल टाइम? देखो, ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, ठीक है? अब आजकल कैसा स्कूल्स बहुत अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स होती है। स्कूल के टाइमिंग्स इतने ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। हमारे ज़माने में इतने ज़्यादा टाइमिंग्स नहीं होते थे। हम लोग 8 या 9 बजे जाते थे, मैक्सिमम 1 बजे तक स्कूल खत्म हो जाता था। राइट। लंच टाइम तक हम लोग वापस आ जाते हैं। उसके बीच में भी वी हैड अ मील। बीच में भी 2 ब्रेक्स होते थे जिसमें Yes. वो ब्रेकफास्ट टाइम भी मिलता था और लंच टाइम भी मिलता था। आज की जो स्कूल्स है उसमें इतना ज़्यादा स्कूल टाइम्स को बढ़ा दिया गया है कि मॉर्निंग 7 ओ क्लॉक या 8 ओ क्लॉक से लेकर तो इवनिंग 3 और 4 तक चलता है। ठीक है? तो उस दरमियान इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मील बन जाता है बच्चे के लिए। अगर आप अच्छे से दोगे तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ेशन हो सकता है। ओके। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बच्चे तुरंत उठने के बाद कुछ भी इतना अच्छा हेवी खाना पसंद नहीं करते। ठीक है। इसलिए मदर्स क्या करती है कि उसको तुरंत दूध पिला देती है ताकि 1 ग्लास दूध पी ले, थोड़ी एनर्जी मिल जाए बच्चे को। बच्चे एकदम से दूध नहीं पीते, तो हमारे टाइम पे भी यही होता था कि उसको कोई भी ऐसा हेल्थ ड्रिंक या भी कोई भी ड्रिंक में मिल्क मिक्स डाल के उसको पिला देते थे। राइट। लेकिन बहुत सारे मिल्क मिक्स ऐसे होते हैं जिसमें शुगर लोडेड होता है। ठीक है, टेस्टी तो होते हैं लेकिन शुगर लोडेड होता है उसमें। तो एकदम से बच्चे को एकदम शुगर स्पाइक मिलता है। उससे बच्चे शुरुआत के 1-2 घंटे तक एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, एकदम एंथुसियास्टिक रहते हैं। बट जैसे ही वो शुगर स्पाइक जो उसका शुगर रश है खत्म हो जाता है, राइट। तो बच्चे एकदम से सुस्त हो जाते हैं और फिर पूरा दिन क्लास में स्लीपी फ़ील करते हैं। इसलिए मदर्स भी कंप्लेंट करती है कि जब भी ये स्कूल से वापस आता है एकदम थका-थका सा आता है, कुछ खाना नहीं खाता, इसको सिर्फ़ सो जाना है। इतना कुछ हम लोग करते हैं लेकिन फिर भी बच्चा एकदम दिन भर थका रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के कारण होती हैं, ठीक है? तो ब्रेकफ़ास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील। इसलिए आपको क्या करना है कि ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप किसी भी तरह से प्रोटीन्स ऐड कर सको, शुगर को एलिमिनेट कर दो और प्रोटीन्स ऐड कर सको, तो प्रोटीन्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। थोड़े कार्ब्स आप दे सकते हो। कार्ब्स इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे बच्चा दिन भर एनर्जेटिक रहेगा, एक प्लेट्यू फेज़ मेंटेन रहेगा एनर्जी का और उसके एनर्जी लेवल्स का, और बच्चा दिन भर क्या बोलते हैं एनर्जेटिक रहेगा। ठीक है। प्रोटीन सोर्स में आप क्या दे सकते हो? आप सारे मिल्क सोर्सेस में जैसे चीज़ है, पनीर है, पनीर का पराठा बना के दे सकते हो। उसमें कार्ब्स भी हो गए, उसमें पनीर के हिसाब से उसमें फैट भी रहेगा। साथ में आप दही दे सकते हो, कर्ड दे सकते हो। कर्ड क्या करेगा? कर्ड इज़ अ वेरी, वेरी गुड प्रोबायोटिक। कर्ड देने से कर्ड में प्रोटीन्स भी रहेगा, कर्ड इज़ अ वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। तो अगर पराठे के साथ अगर आपने कर्ड दे दिया, थोड़ा-सा उसमें देसी घी डाल दिया, तो ऑल दिस विल गिव द नेसेसरी प्रोटीन्स एंड द कार्ब्स एंड द हेल्दी फैट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। साथ में आपने 2-3 बादाम दे दिए इसको खाने के लिए, 2-3 पिस्ता दे दिए, तो ये कंप्लीट मील बन जाएगा उसको ब्रेकफ़ास्ट के लिए। ओके। ठीक है? साथ में प्रोबायोटिक बोल के आपने जो दही दिया उससे बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल पूरे दिन भर में बच्चे ने जो खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा मील है ब्रेकफ़ास्ट का। अगर आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर करके दिया, अच्छे से खिलाया, उसको थोड़ा टाइम दिया सुबह के टाइम पे, तो वो पूरा दिन बच्चे का एनर्जेटिक रहेगा और बच्चा जब स्कूल से आएगा भी तो बिल्कुल थका-थका नहीं लगेगा। Okay. So this is what actually a balanced meal looks like. यस। Okay. What is the importance of protein in young kids? यंग किड्स में प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस, और जब यंग किड्स आई मीन 2 टू 6 ईयर्स 2 to 6 years of age. या Yes. सी 2 टू 6 इयर्स में भी प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस, जैसे-जैसे बच्चे का एज बढ़ता है, प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट धीरे-धीरे करके और बढ़ते जाता है। Okay. 2 साल के बाद बच्चे खेलना-कूदना शुरू करते हैं, ठीक है? दौड़ना शुरू करेंगे, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को। अभी तक कैसा था, 1 से 1.5 साल तक बच्चों को अंदर के घर में रखा हुआ है। अब बच्चों को घर में नहीं रहना, बच्चों को बाहर जाना है, दुनिया देखनी है, खेलना है। वो एंथुसियास्टिक रहते हैं, तो उनको इंक्विजिटिव रहते हैं कि उनको देखना है कि बाहर क्या है, क्या नहीं। तो बच्चे दिन भर खेलेंगे, गार्डन में जाएँगे, तो उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अब एनर्जी मिलेगी तो सिर्फ प्रोटीन्स से, ठीक है? तो प्रोटीन्स है और कार्ब्स है, हेल्दी फैट्स है, जब आप उसके डाइट में इंक्लूड करोगे, तभी जाके इनको ये जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है इनका पूरा होगा। अगर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो फिर से वही होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ होगी, उसके कारण मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए ग्रोइंग एज में बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, और यही रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है 6 ईयर्स के बाद, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्कूल के टाइमिंग्स बढ़ जाते हैं, लंबे स्कूल आवर्स रहते हैं।
तो ऐसी सब चीज़ों के कारण भी बच्चों के प्रोटीन रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज 7 to 12 years of 12 years ऑफ एज। ओके, इस टाइम पे उनके स्कूल आवर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हार्मोनल लेवल्स चेंज होते हैं बच्चों के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के कारण एक बैलेंस डाइट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके क्योंकि आगे जाके जब बच्चों में प्यूबर्टल एज आएगा, तो उस टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस आएँगे, तो ये हार्मोनल चेंजेस को रिदमिक रखने के लिए, उनको सही रखने के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो हार्मोनल चेंजेस सही से नहीं होंगे, हाँ। बच्चे का जो ग्रोथ है, उस टाइम पे जो हाईएस्ट ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इन टर्म्स ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ वेट, उनका जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए आगे जाके, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता अगर उनके ग्रोथ हार्मोन्स और उनके जो एसोसिएटेड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स, ये सारे हार्मोनल बैलेंस जो है उस टाइम पे सही से नहीं रहा तो। और ये सारी चीज़ें लिंक्ड है न्यूट्रिशन से। तो अगर बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ एज टू 12th ईयर ऑफ एज, तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है आगे एडल्टहुड में जाने के लिए। ओके ठीक है? तो ये क्रूशियल पीरियड में अगर अपने ग्रोथ के लिए उसका अगर न्यूट्रिशन अच्छा रखा, उसका डाइट अच्छा रखा, तो आगे का फेज़ एकदम अच्छा रहेगा। बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बच्चा बार-बार बीमार नहीं पड़ेगा और ओवरऑल फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ बच्चे का अच्छा रहेगा। 7 से 12 साल के बच्चे आई थिंक इन जनरल इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है राइट? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एक्सरसाइज फॉर दीज़ पीपल इन टर्म्स ऑफ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, कितनी ज़रूरी है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखो आजकल अभी पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, पहले तो लोग स्टडीज़ पे और इन सब चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। हुँ, लेकिन आजकल आप देखोगे स्कूल्स में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एवरी चाइल्ड को एक बताया जाता है कि कौन-सा स्पोर्ट उनको पसंद है। जैसे मेरी डॉटर भी आज स्कूल में है, तो शी लाइक्स स्केटिंग अ लॉट, तो वो स्केटिंग करती है। बाकी लोगों को कुछ को स्विमिंग पसंद है, कुछ लोगों को कुछ और एक्टिविटीज़ पसंद है। स्पोर्ट्स में ल कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है? कुछ को फुटबॉल पसंद है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, बच्चों को एक नेसेसरी जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, ठीक है? स्टिमुलेशन कब होगा? हम लोग जिम करने जाते हैं तब होगा। अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे तो ही आपका मसल थोड़ा स्ट्रेच होगा, प्रोटीन्स आप दोगे तब जाके उसका मसल बिल्डिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, हुँ, बॉडी तब डेवलप होगा, हुँ। जब आप कुछ एक्सरसाइज करोगे। द सिमिलर थिंग गोज़ फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। अगर बच्चे कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उनका बॉडी स्टिमुलेट होगा, उस टाइम पे अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। हाइट मुझे लगता है 7 से 12 साल के बच्चे जो है हाइट और वेट दिस इज़ द बिगेस्ट कंसर्न जो पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं। सो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए व्हाट कैन पेरेंट्स डू टू एंश्योर कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट तक पहुँच सके? देखो हाइट इज़ अ थिंग, मेनली 5 चीज़ें डिपेंड करती है। 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है हाइट, कि बच्चा हाइट कितनी अटेन करेगा। सबसे फर्स्ट इज़ द जेनेटिक्स। ओके। बच्चे का जेनेटिक्स ऐसा है, मतलब अगर मम्मी-पापा दोनों की हाइट अगर कम है, तो मोस्टली बहुत चांसेस है कि बच्चे की हाइट भी थोड़ी कम रहेगी कंपैरेटिवली। बहुत बार ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनका लड़का है अर्जुन, वो उसकी हाइट लंबी है उससे। क्यों? क्योंकि उसके मैटरनल या पैटर्नल साइड में किसी की हाइट शायद लंबी होगी, और तो मैटरनल जेनेटिक्स एंड पैटर्नल जेनेटिक्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज अगर मेरे मम्मी-पापा बोलोगे तो उनकी हाइट भी 5'2", 5'3" के आस-पास है, लेकिन मेरी हाइट लगभग 6 के अराउंड है। क्यों? क्योंकि मेरे मैटरनल साइड में अंकल है, मामा है, उनकी हाइट लगभग 6 के अराउंड है। ओके। तो अगर आपके जेनेटिक्स में कहीं फ़ोर-फादर्स में कहीं पे भी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो चांसेस है कि आपकी भी हाइट अच्छी होगी। लेकिन मोस्टली मोस्ट केसेस में मम्मी और फादर की जैसी हाइट है, उसके अराउंड ही बच्चे की हाइट हो जाने के चांसेस डिपेंड करेगी उन्हीं बढ़ जाती है। तो जेनेटिक्स प्लेज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके। सेकंड सेकंड होता है कि न्यूट्रिशन। अगर आपके बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा दोगे तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होगा। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होगा तो उससे बच्चे का ग्रोथ होगा। ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द हुँ, ग्रोथ। हुँ। सेकंड, डाइट में आयोडीन रहेगा तो बच्चे को थायराइड हार्मोन बनेगा उसका। थायराइड हार्मोन इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन्स फॉर ग्रोथ। इंसुलिन वन ऑफ द हार्मोन्स है जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हार्मोनल जो बैलेंस है वो कब आएगा? जब उसका बच्चे का बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा, बैलेंस डाइट रहेगा, तभी जाके बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है। थर्ड, हार्मोनल चेंजेस, तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, बच्चे का थायराइड हार्मोन है, ये सारे हार्मोन्स का जब रेगुलेशन होता है, प्रॉपर रेगुलेशन होता है, प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीशन होता है, तभी जाके बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो पाता है। ओके। फोर्थ इज़ द लाइफ़स्टाइल। हुँ, बहुत आज आजकल देखोगे कि पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा जंक फूड्स का ये चलन नहीं था। राइट। आज मैक्सिमम बच्चे जंक फूड्स खा रहे हैं, ठीक है? हमें तो सब तो पैसे ही नहीं मिलते थे खरीदने के लिए। पैसे भी नहीं मिलते थे और ज़्यादा इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, इतना ईज़ी नहीं था। आजकल तो ऑर्डर किया 5 मिनट के अंदर हर चीज़ घर पे अवेलेबल है। तो ईज़ी अवेलेबिलिटी इज़ आल्सो वन ऑफ द कल्प्रिट फॉर दैट। तो आज घर पे रात को 11-12 बजे भी बैठे हैं, हमको कुछ भी चाहिए तो हम 2 मिनट के अंदर आइसक्रीम ऑर्डर हो जाती है और आ जाती है घर और पे। रात में स्पेशली आप जंक ही क्रेव करोगे। यू विल नेवर ईट हेल्दी। भूख नहीं लगी है, हम सिर्फ बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं तो कुछ खा लेते हैं। तो ऐसा होता है जनरली। तो द सेम थिंग वैसे हमने खाया है तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी खाएँगे साथ-साथ। तो ऑल दीज़ थिंग्स मैटर अ लॉट। तो अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, हमने बोला लाइफ़स्टाइल जो बोल रहे थे,
सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो बोलते हैं हम लोग कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है, जो हमने अभी डिस्कस की है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हार्मोनल बैलेंस के लिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ठीक है। अगर बच्चा घर पे ही बैठा रहेगा तो आगे जाके ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द राइजिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा था, हमारे रूरल एरियाज़ में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन हमारे अर्बन एरियाज़ में बिकॉज ऑफ दिस जंक फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब चीज़ों के कारण ओबेसिटी इज वन ऑफ द राइजिंग कंसर्न्स इन इंडिया राइट नाउ, ओके। व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ओके। तो दिस इज द फोर्थ थिंग। एंड फिफ्थ थिंग इज स्लीप पैटर्न्स। स्लीप पैटर्न बच्चों का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द अर्ली स्कूल। बच्चे रात को देरी से सोते हैं, चाहे पढ़ रहे हो, खेल रहे हो। सोने का जो टाइमिंग्स है वो धीरे-धीरे करके बहुत लेट शिफ्ट हो जाता है। बच्चे रात को 11-12 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं स्कूल जाने के लिए, राइट? तो ये जो 5 या 6 घंटे की नींद है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज़ होगा? जब बच्चे डीप स्लीप में रहेंगे, कम से कम 8 से 10 घंटे की, राइट? और ख़ासकर ये डीप स्लीप में रहने का टाइमिंग जो है ना, वो रात को 8 से 10 के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर पेरेंट को कि अपने बच्चे को रात को 8 से 9 के बीच में सुला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो पीक पे रहता है। ओके। तो अगर उस टाइम पे बच्चा अपनी डीप स्लीप में रहेगा, जिसको हम आरईएम स्लीप बोलते हैं, उस टाइम पे अगर बच्चा डीप स्लीप में है तो उसका ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो पीक पे रहेगा। ओके। तो बच्चे का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे में। अगर बच्चा 6 से 8 घंटे भी सो रहा है, तो किस टाइम पे सो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बच्चा रात को 12 बजे सो के सुबह 8 बजे उठ रहा है, या रात को 2 बजे सो रहा है, सुबह 10 बजे उठ रहा है, तो उससे कोई ग्रोथ नहीं होगा। बच्चा रात को 8 बजे सोना चाहिए और सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो उसको प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद मिलेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे ग्रोथ इफेक्ट होता है। ओके। तो योर हाइट डिपेंड्स अपॉन दिस 5 थिंग्स। ठीक है। जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, थर्ड इज़ द न्यूट्रिशन पार्ट, फोर्थ इज़ द लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, एंड फिफ्थ इज़ द स्लीप। स्लीप। अगर ये 5 चीज़ अगर आपने करेक्ट कर ली अपने बच्चे में, तो आपके बच्चे की हाइट और ग्रोथ सब एकदम बढ़िया होगी। वाओ! तो क्वालिटी स्लीप, आवर्स ऑफ स्लीप एंड टाइमिंग ऑफ स्लीप, ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। वाओ! वो जेनेटिक्स का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो हमारे जीन्स में है। क्या लेकिन जो चीज़ हम करेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ें अगर हम कर लें, तो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इन सब चीज़ों से ग्रोथ को। ओके। हाउ मच इफेक्ट इज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑन ब्रेन डेवलपमेंट? देखो वो वंस अगेन द ब्रेन डेवलपमेंट ही ऑल्सो, देखो हमारा आई थिंक 80% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 5 ईयर्स में हो जाता है और 90 टू 95% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 12 साल में खत्म हो जाता है। ओके। ठीक है? तो अगर उस टाइम पे अगर हमको न्यूट्रिशन अच्छा मिला, ठीक है? तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हुँ, हुँ। तो ऐसे कुछ न्यूट्रिशन में ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हमारे को खाना चाहिए डेली बेसिस पे। आपको याद होगा हम बचपन में हमारी याद शक्ति अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमको बादाम पिलाई जाती थी। यस। और मम्मी रात भर बादाम भिगो के रखती थी, सुबह वो छील के फिर हमको बादाम देती थी। मैं तो वही भूल जाता था यस। खाना। तो वो बादाम जो है ना, तो वो क्यों देते थे? बिकॉज़ इट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ज़ियाज़ेंथिन एंड हुँ। जो हमको रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स उसमें होते थे। ओके। तो आई वुड से कि बादाम खिलाने से बेटर है पिस्ताशियो। पिस्ता इज़ वन ऑफ द सुपर फूड राइट नाउ। ओके। ठीक है? पिस्ता कंटेन्स ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ेंथिन। हाँ। ये दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द, इट आल्सो कंटेन्स डीएचए। So it is required for the proper growth, physical growth and the brain development of the child. ओके। तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा अगर आप उसके फूड में नट्स इंक्लूड करते हैं, चाहे वॉलनट्स है, चाहे आलमंड्स है, पिस्ता इज़ वेरी गुड रिगार्डिंग दिस चीज़। साथ में सीड्स, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अननोटिस जाती है। नट्स तो हमको चलो बहुत बार पता हो जाता है बादाम, लेकिन पिस्ता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते नहीं है। ओके। पिस्ता इज़ अ वेरी, वेरी गुड सुपर फूड। ओके। यानी रिसेंटली अभी एग्ज़ाम से टाइम चल रहा था, अभी बच्चों का रिसेंटली एग्ज़ाम्स खत्म रहे बच्चों के। यस। तो एग्ज़ाम टाइम पे भी मैंने एक रेसिपी बताई थी जिसमें आपको चिया सीड्स देना है, फ्लैक्स सीड्स देना है, क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा टेस्टी बना के देना ज़रूरी है ताकि बच्चे उसको खाएँ। करेक्ट। न्यूट्रिशियस तो रहेगी बच्चे, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट होना उसमें ज़रूरी है। हुँ। तो उसमें आपको चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स को लेके उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। साथ ही उसमें आप वॉलनट्स, आपके पिस्ता एंड आलमंड्स, इन सबको आपने ड्राई रोस्ट कर लिया, उसका पाउडर बना लिया। ओके। अब उसको थोड़ा-सा स्वीटनेस के लिए आप उसमें डेट्स डाल सकते हो। डेट्स इज़ अ वेरी गुड फॉर्म दे सकते हो, वो हेल्दी भी होता है। तो उससे उसकी जो नेसेसरी स्वीटनेस है वो भी मिल जाएगी। साथ में आप उसमें डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। डार्क चॉकलेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो उसमें डार्क चॉकलेट आप ऐसा चूज़ कर सकते हो जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ शुगर है। ठीक है? ऐसा डार्क चॉकलेट आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके आप जब उसके ऊपर चॉकलेट से आप उसको रैप कर देते हो, तो एक
बहुत अच्छा ब्रेन बूस्टिंग चॉकलेट आपका बन जाएगा। ओके। तो ऐसे टाइम पे अगर डेली आप अपने बच्चे को ये सीड्स और नट्स का चॉकलेट अगर बनने को बच्चे को खिला रहे हो, तो उससे ब्रेन बूस्टिंग बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है ना कि आपके आई साइट को भी इम्प्रूव करता है और आपका आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैलेंस करता है। ठीक है। ठीक है? साथ ही आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा शार्प करता है, आपका अटेंशन जो पावर है उसको ज़्यादा शार्प करता है, फोकस एंड कंसंट्रेट फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है आपका। तो ओवरऑल अब ये सब चीज़ें देखोगे तो बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। ओके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डीएचए है, कोलिन है, ज़ियाज़ैंथिन है, ल्यूटिन है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ? आपको डाइट से मिलेगी। क अगर बच्चे का आप डाइट अच्छा रखोगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप बच्चे के खाने में अगर ऐड करोगे, तो आपके बच्चे का मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। आपने बात की थी यार बचपन में जब स्कूल जाना है तो माँ ने फटाफट दूध दे दिया, उसमें कुछ मिला के हमें मिल गया है, बट अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज कि वी ऑल नो ढेर सारा शुगर होता था उसमें, दैट इज व्हाई वी लव्ड इट। यस। हाउ शुड अ मदर और अ फादर, बेसिकली हाउ शुड पेरेंट्स चूज द राइट मिल्क मिक्स? देखो मिल्क मिक्स जैसे पहले के ज़माने आपने जब बात की, जब हम भी छोटे थे तब दूध पीने में हर कोई आनाकानी करते थे। ठीक है? तब हम लोग भी बोलते थे कि हमको ऐसा मिला के दो जिससे हमको दूध टेस्टी लगे, दूध की स्मेल ना आए, उसमें दूध का कलर जो है चेंज हो जाए। तो हर कोई पेरेंट का पहले कंसर्न था कि दूध का कलर चेंज हो जाए, ताकि बच्चे को ये ना पता चले कि हम लोग दूध पिला रहे हैं उसको। उसमें दूध की स्मेल ना आए, बहुत बच्चों को दूध की स्मेल से प्रॉब्लम आ जाती थी। ठीक है? उसका टेस्ट नहीं पसंद कुछ बच्चों को, तो टेस्ट भी चेंज होना चाहिए और बच्चा फटाफट फिनिश कर दे। ये मेन कंसर्न होता था। लेकिन आज के ज़माने में मेन कंसर्न पेरेंट्स का ये है कि पहले के ज़माने में जो शुगर आती थी, जो मिल्क मिक्सर्स थे, आज भी अवेलेबल है वो सब चीज़ें। तो जो फ़ॉर्मूला में चेंजेस करने चाहिए थे, वो चेंजेस नहीं किया। आज के ज़माने की नीड क्या है कि हमें ऐसा मिल्क मिक्स चाहिए कि जिसमें शुगर ना हो। फर्स्ट थिंग कि उसमें रिफाइंड शुगर ना हो, ठीक है? उसमें कोई एडेड फ्लेवर्स ना हो, उसमें कोई एडेड उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, स्वीटनर्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा मिल्क मिक्स है। अगर उसमें एडेड प्रोटीन्स है, उसमें सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे रूटीनली नहीं खाते। ऐसे जैसे रागी है, बाजरा है, नट्स है, जो ईज़िली बच्चे फटाफट फिनिश नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपका क्या कोई पाउडर ऐसा है जिसमें वो सब चीज़ें मिक्स की हुई है और उसमें अगर एडेड शुगर नहीं है, उसमें कोई बाकी और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप बिल्कुल उसमें मिल्क मिक्स में मिक्स करके बच्चे को दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आपने जो ये बात कही इसी पे हमारा इनसाइट था। सो व्हेन वी वर फर्स्ट डिजाइनिंग, जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर जब हम न्यूट्रीमिक्स को डिजाइन भी कर रहे थे, तो द इनसाइट वी हैड फ्रॉम ऑलमोस्ट 500 पेरेंट्स वाज कि आप क्या मिलाना चाहोगे, आप क्या देना चाहोगे बच्चों को इन द मॉर्निंग। सो बिकॉज चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, हमने हर जगह बात की है, तो इट वाज द केस कि मिलेट्स हो गए, देन वी हैड दीज नट्स, सीड्स, एंड स्वीट करने के लिए अगर मे बी जैगरी और डेट ये सब चीजें डालेंगे, दैट इज हाउ इवन वी डिजाइन दिस। यस। एंड देन आई थिंक द रिसेप्शन वेंट थ्रू द रूफ फॉर अस। तो आई थिंक एवरी हम पेरेंट राइट नाउ वांट्स दैट ओनली बिकॉज़ आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और वी वांट द बैलेंस्ड डाइट फॉर द चाइल्ड। हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। मिलेट्स आपने जैसे बोला रागी इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो बाकी नट्स हमने जैसे बताया इट इज़ वेरी गुड फॉर द ब्रेन। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन बच्चा अगर खुद से नहीं खा रहा है तो किसी और फॉर्म में किसी और टेक्सचर में हम बना के दे रहे हैं उसको। उसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उसमें कोई एडेड फ्लेवर्स नहीं है, उसमें कोई एडेड कलर्स नहीं है, उसमें कोई बाकी कुछ एडेड शुगर नहीं है। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो देन इट इज़ वेरी गुड टू गो। ओके। सो 3 चीज़ें अगर आपको चूज़ करनी हो जो बच्चों के खाने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे स्नैक्स हो या कोई भी पैकेज फूड हम चूज़ कर रहे हो, राइट। व्हाट वुड दोज़ बी? तो फर्स्ट इज़ द शुगर। ठीक है? एटलीस्ट हम लोग तो बोलते हैं कि 2 साल से नीचे शुगर का एक दाना भी नहीं जाना चाहिए बच्चे को। ठीक है। ठीक है? उसके बाद भी एकदम लिमिटेड क्वांटिटीज़ ऑफ शुगर जो बच्चों को अलाउंस है उतना ही जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम कोई भी फूड प्रोडक्ट बच्चे को दे रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान रखना है कि उसमें शुगर ना हो। ये फर्स्ट थिंग है। ठीक है। सेकंड है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ में आर्टिफिशियल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। आजकल हम लोग जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आजकल हम लोग वेजिटेबल्स भी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो उसको राइप करने के लिए, उसको पकाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल आपने देखा होगा मैंगोज़ में कार्बाइड डाला जाता है। यस। बहुत सारे तरबूज हम लोग खाते हैं, वाटरमेलन्स खाते हैं तो उसमें भी अलग-अलग टाइप के पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं उसको राइप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसलिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स अगर किसी प्रोडक्ट में या किसी फूड में नहीं है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द इट। तो शुगर नहीं चाहिए, सॉल्ट एकदम लिमिटेड क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए। सॉल्ट इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग के जितना आप लिमिटेड रखोगे बच्चों में तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म health growth and development of the child. ओके। So sugar, salt, and added preservatives, added sugar, added sweetness and everything. इज़ शुगर रियली दैट बिग ऑफ अ कंसर्न? क्योंकि मुझे याद है पेरेंट्स पता है कैसे आते हैं कि हम तो अपने टाइम पे ले रहे थे,
हम ठीक ठाक निकल आए, हमने अपने बच्चों को दिया है बड़े वाले को, वो भी ठीक ठाक निकल आया। तो इज शुगर रियली दैट बिग ऑफ अ कल्प्रिट, या बस हम उसे फजूल में डिमोनाइज कर रहे हैं? नहीं, शुगर रियली इज़ अ बिग कल्प्रिट। उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, चाहे आप शॉर्ट टर्म बोलो या लॉन्ग टर्म बोलो। शॉर्ट टर्म में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएगी, बच्चों को डेंटल कैरीज़ आती है, बच्चों के दाँत खराब हो जाते हैं। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे बच्चों में देखे, 2 साल के, 3 साल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा शुगर जिनको पहले से दिया हुआ है, उनको डेंटल कैरीज़ देखने को मिलती है, उनको आगे जाके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों को में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, तो शुगर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट बिकॉज़ ऑफ दैट। तो ये वन ऑफ द चीज़ है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेकंड इज़ कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में बच्चों में मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शुगर से एकदम एग्रेसिव शुगर रश मिलता है। तो बच्चों को इतना एनर्जी एक साथ कहाँ निकालना समझ में नहीं आता। जब एकदम इतना जब बच्चों में शुगर रश आता है तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं और बच्चे वायलेंट हो जाते हैं ऐसे केसेस में। तो बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना हो सके आप शुगर को जितना अवॉइड करोगे, उतना लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में अपने बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। ओके। डज शुगर ऑल्सो अफेक्ट गट हेल्थ? येस, डेफिनिटली शुगर ऑल्सो अफेक्ट्स द गट हेल्थ ऑल्सो। आपका गट एब्ज़ॉर्प्शन, आपका गट जो गुड बैक्टीरिया है, उसको भी अफेक्ट करता है। गट जो देखो अपन कितना भी खा ले, बहुत पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा खाता तो सभी कुछ है, तो सब खिलाते हैं उसको, क्वालिटी खाना खिलाते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, हेल्दी फूड दे रहे हैं, फिर भी इसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इसका वेट अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गट अच्छा नहीं है। ओके। गट बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच प्लेज़ अ पार्ट इन द न्यूट्रिशन। तो गट बैक्टीरिया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रोबायोटिक्स वगैरह के लिए इतना ज़्यादा बोलते हैं कि बच्चों को प्रीबायोटिक्स देने चाहिए, प्रोबायोटिक्स देने चाहिए। प्रीबायोटिक्स किसमें होता है? जैसे कि आपने कर्ड दे दिया, तो कर्ड इज़ अ वेरी गुड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक्स जैसे कि आपने बनाना खिला दिया बच्चे को, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को खिलाते हो, तो आपके बच्चों का जो गट बैक्टीरिया होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। तो व्हिच प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए भी बोलते हैं कि गट बैक्टीरिया बहुत अच्छा रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन में। तो ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए जो आगे जाके इनको हैम्पर करे। ओके। प्रीबायोटिक फाइबर बहुत ज़्यादा चलन में है। हाउ गुड इज़ दैट फॉर किड्स? Prebiotic fibers are good. See, anything which helps in the digestion of the child is good. Prebiotic fibers जैसे मैंने बोला कि आपको कर्ड खिलाना है बच्चे को, ठीक है? तो ये कर्ड खिलाने से बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा होगा, उसको प्रीबायोटिक फाइबर्स मिलेंगे। बच्चे में डाइजेशन अच्छा होगा तो एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होगा। आगे जाके बच्चे में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी कम रहेंगे, अगर बच्चे का डाइजेशन अच्छा रहेगा तो। कॉन्स्टिपेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो बच्चे में जनरली फेस करते हैं 2 साल, 3 साल के एज ग्रुप में पेरेंट्स। राइट। तो अगर उसका डाइजेशन अच्छा होगा तो ये वाली प्रॉब्लम भी बच्चों में नहीं होगी। ओके। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट आर द टॉप 3 प्रीबायोटिक फूड्स जो आप देंगे बच्चों को? प्रीबायोटिक फूड्स में मैं बोलूँगा जैसे कि आप बनाना भी इज़ ऑल्सो सप्लाइज़ वन ऑफ द गुड प्रीबायोटिक्स, ठीक है? फ्रूट्स दे सकते हो आप, फ्रूट्स ऑल्सो गुड प्रीबायोटिक्स। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो। तो दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो आपका प्रीबायोटिक सप्लाई करेगा। बिकॉज़ ऑफ दिस होल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आई थिंक इम्यूनिटी टेक्स अ बिग टोल, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ससेप्टेबल होते हैं बीमारियों के। एंड अभी जो मौसम चल रहा है मॉनसून सीजन्स में, आई थिंक इम्यूनिटी टेक्स अ वेरी बिग टोल। Yeah. व्हाट कैन पेरेंट्स गिव देयर किड्स कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो? तो इम्यूनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द चाइल्ड्स ग्रोथ, ठीक है? अब बच्चे जैसे स्कूल्स जाते हैं, अभी जैसे स्कूल स्टार्ट होगी, ठीक है? मानसून सीजन की आपने बात बोली, जैसे अभी केसेस धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे, इन बच्चों की इम्यूनिटी कम है, उनको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? जैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, किसी भी एक बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, बच्चे क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में बैठते हैं एक-दूसरे के, तो इसलिए एक-दूसरे से इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम है, उन बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओके, ठीक है? फर्स्ट थिंग। तो इसके लिए ऐसे फूड्स खिलाइए जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े। अब ठीक कौन है। से फूड्स ऐसे हो सकते हैं? द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ ऐसे विटामिन सी, ऐसे फूड्स जो विटामिन सी प्रोवाइड करें। विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है? तो क्या क्या खिला सकते हो आप बच्चे को? आप विटामिन सी के लिए फ्रूट्स खिला सकते हो बच्चे को, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। जैसे ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, ठीक है? साथ में आप रास्पबेरी दे सकते हो, स्ट्रॉबेरी खिला सकते हो, लेमन। लेमन दे सकते हो, ठीक है? तो रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी आर वन ऑफ द वेरी गुड विटामिन सी प्रोवाइडर्स। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो दिस ऑल्सो बूस्ट द इम्यूनिटी वेरी मच, ठीक है? ओके। तो ये 2 चीज़ बहुत अच्छी होती है। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो। बच्चे का डाइट अगर अच्छा है, आप पूरा अगर उसको प्रॉपर डाइट दे रहे हो, तो ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। हुँ। सी आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स वेरी मच। अगर हमारा ट्रेडिशनल आप
थाली अगर बोलोगे तो थाली में क्या क्या आता है, राइट, वेजिटेबल आएगा एक, तो बच्चों के लिए वेजिटेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस आर द 8 फूड स्टफ्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, बच्चों में अगर हमको बैलेंस डाइट देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ चाइल्ड शुड ऑलवेज ईट अ रेनबो। रेनबो मतलब रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, क्या बच्चे की प्लेट में 7 कलर्स होने चाहिए। ठीक है, वो 7 कलर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे अब रेड बोला तो रेड कलर का कोई भी एक फ्रूट हो गया, जैसे एप्पल खिला दिया। ठीक है, तो जैसे रेनबो के जितने भी कलर्स है, राइट, तो हर कलर का एक या तो वेजिटेबल आना चाहिए, तो एक फ्रूट आना चाहिए, तो एक लेंटिल आना चाहिए, कुछ भी एक चीज़ एक-एक कलर की होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का जो डाइट है बैलेंस्ड है। ओके, और आपके बच्चे का जो डाइट है उसमें 8 फूड ग्रुप्स होने चाहिए। फूड ग्रुप्स कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर हमारी अगर इंडियन ट्रेडिशनल थाली आप देखोगे तो उसमें एक वेजिटेबल होगा, तो वेजिटेबल्स होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो, स्पिनच दे सकते हो, आप स्वीट पोटैटो दे सकते हो, कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, रोज़ एक अलग-अलग वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब रोटी देते हो तो रोटी व्हीट की रोटी है, बाजरा की रोटी है, तो आप कोई भी एक रोटी बना के उसको दे सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फूड ग्रुप। ओके, थर्ड इज़ दाल, ये वेरियस टाइप्स ऑफ दाल्स आप दे सकते हो, राजमा दे सकते हो, तो दैट ऑल्सो लेग्यूम्स दे सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ग्रुप। तो ये 3 फूड ग्रुप हो गए। फोर्थ इज़ राइस, तो आप राइस दे सकते हो, तो राइस, दाल, रोटी एंड सब्जी, तो ये 4 अपना मेन क्रक्स हो गया। तो ये 4 तो मेन फूड ग्रुप है जो हर बच्चे को रोज़ डेली बेसिस पे जाना चाहिए। ठीक है, साथ में आप छाछ पीते हैं, छाछ देखिए इट इज़ वन ऑफ द गुड प्रोबायोटिक, राइट, ठीक है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे, ठीक है? तो ये चीज़ें बच्चे को मिल गई। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट में हम लोग दूध देते हैं बच्चे को, तो ऑल द मिल्क सोर्सेज़ जितने भी मिल्क सोर्सेज़ हैं, चाहे आप दूध के फॉर्म में दो, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो बोल रहा हूँ मैं, राइट, तो मिल्क फॉर्म में दो, आप छाछ के फॉर्म में दो, आप कर्ड के फॉर्म में दो, आप बच्चे को कर्ड खिला सकते हो। तो दिस मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर्म्स द चाहे चीज़ हो, चाहे पनीर हो, तो ये सारी चीज़ों से प्रोटीन्स मिलता है बच्चे, ठीक है? तो प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलेगी डेयरी प्रोडक्ट्स से। तो ये फॉर्म्स द 5th पार्ट, ये 5वां पार्ट है जो बच्चे का फूड ग्रुप से मिलता है। ठीक है। 6th विल बी द एग, द मीट पार्ट। तो अगर ओके, बच्चे को स्टडीज़ में बताया गया है कि अगर आप रोज़ अपने बच्चे को एक एग खिलाते हो, राइट फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 इयर्स ऑफ एज, तो आपके बच्चे का जो आईक्यू क्वोटिएंट है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ कोलीन, क्या दिस इज राइट, बिकॉज़ ऑफ द डीएचए एंड द कोलिन व्हिच इज़ प्रेजेंट इन द एग। ठीक है? तो इसलिए अपने बच्चे को रोज़ एग खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो एग खिलाना बहुत अच्छा है। नॉन-वेज नहीं खाते हो तो देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज़ जिससे आप बच्चे को डीएचए और कोलिन वगैरह मिल सकता है। व्हाट आर लाइक सम ऑफ द सोर्सेज़? ग्रीन वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, ये सब चीज़ आप खिला सकते हो जिससे वो अल्टरनेटिव में मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये है, और नट्स, सीड्स और ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो दैट फॉर्म्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स फॉर्म द 8th ग्रुप। तो ये फ्रूट्स से बच्चों को विटामिन सी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये सब चीज़ें भी बच्चों को खिलानी है। ओके, तो अगर आपने अपने बच्चे के डाइट में ये 8 फूड ग्रुप्स ऐड कर लिए, तो आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो आपको बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीविटामिन जो डेफिशिएंसीज़ हो रही है आपके आजकल बच्चों को, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। बट इसमें द बिगेस्ट पेन पॉइंट अगेन इज़ फसी ईटिंग। बच्चे को माँ ने ऐसे रख दिया है, प्लेट में सब कुछ सजा के रेनबो भी रख दिया है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ही इज़ नॉट टचिंग द प्लेट, वो कह रहा है मुझे खाना ही नहीं है। आई थिंक मेनली फसी ईटिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग जब 7 से 12 की जो एज होती है, बिकॉज़ बच्चा अब स्कूल जा रहा है, अब नए-नए पकवान उसको खाने को मिले हैं अलग-अलग घरों के। आई थिंक ही हैज़ सम मोर पॉकेट मनी, तो कैंटीन में भी स्कूल के जाके खा लिया। फसी ईटिंग की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि डेफिशिएंसीज़ होना अनिवार्य है। तो हाउ डज़ वन कैटर दैट? देखो, फर्स्ट ईटिंग बोलो या पिकी ईटर्स बोलो, हुँ, ये 6 साल से चालू नहीं होता, ये चालू होता है 6 महीने से। अच्छा। बच्चा जब 6 महीने का एज ग्रुप का है, तब से हम उसको खिलाना शुरू करते हैं। अब यहाँ तो हम लोग चलो पदर्स उसको बना-बना के अलग-अलग चीज़ें, रोज़ नई चीज़ बना-बना के खिलाती है। हुँ, फॉरेन में ऐसा नहीं होता, फॉरेन में क्या करता है, बच्चे 6 महीने का हो गया, हाई चाय पे बच्चे को बिठा देते हैं, उसके सामने प्लेट रख दी जाती है, बच्चा खाने के साथ खेलता है, खाता है, थोड़ा गिराता है, ओके, ठीक है? तो ये सब धीरे-धीरे करके बच्चों को टेक्सचर पता चलता है, इसको बोलते हैं बेबी लेड विनिंग। ठीक है। ये बेबी लेड विनिंग मतलब एक होता है ट्रेडिशनल विनिंग, जिसमें हम लोग अपने बच्चे को हाथ से खिलाते हैं, और एक होता है बेबी लेड विनिंग जिसमें बच्चा खुद से खाता है, वो चूज़ करता है। चूज़ करता है, खुद हुँ, से खाता है, खुद समझता है कि ये टेक्सचर कैसा है, ये कैसा है, ये फूड कैसा है, इस फूड की स्मेल कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है। ओके, तो हर चीज़ वो खुद टेस्ट करता है, खाता है, तब जाके उसको समझता है फूड की अहमियत होती है, उसको समझता है कि फूड क्या है, कैसा है, टेस्ट कैसा करता है, स्मेल कैसा करता है। हमारे इसमें क्या होता है कि बच्चे का हाथ पैर पकड़ के बच्चे को फर्स्ट फटाफट खिलाया जाता है। फ़ोर्स जब फीडिंग। तक हमने कटोरा जो भर के हम लोग लाए हैं, हुँ, वो खत्म ना हो, भले आखिरी की 2 चम्मच पड़ी है, तो वो बच्चा मना कर कर के थक जाएगा, लेकिन हम लोग खिलाएँगे। तो क्या होता है ना, बच्चा उसको एज़ अ टॉर्चर, बच्चा टॉर्चर ले रहा है, टॉर्चर ट्रीट करता है। क्यों? ये हो गया नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव एसोसिएशन हो गया। हुँ, आपका अगर फेवरेट, मैं अगर बोलूँ कोई भी चीज़, आपको अगर पिज़्ज़ा पसंद है, मतलब डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आपको पसंद है, मैं आपके सामने 5 पिज़्ज़ा रख दूँ, ठीक है? आप खाइए।
आप पहला खाओगे, बड़े शौक से खाओगे, आप दूसरा खाओगे, तीसरा खाओगे, चौथे में आके आप मना कर दोगे कि मैं बोला नहीं खत्म करना है। 5वें आते-आते आपको वो पिज़्ज़ा से नफ़रत हो जाएगी। और अगर मैं आपको खिला रहा हूँ रोज़, तो आपको अगर मैं कहीं भी दिख भी गया, तो आपको बोलेंगे नहीं, 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 नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिवली एसोसिएट किया है मेरे साथ। फूड के साथ फूड के साथ वो भी नेगेटिवली एसोसिएट किया है, मेरे साथ भी नेगेटिवली एसोसिएट किया है, तो आपका फेवरेट फूड भी सजा है आपके लिए। खराब बन गया है। हुँ। आपने आपके लिए वो एक टॉर्चर बन गया है, आपके लिए वो फन नहीं रहा, आपके लिए टेस्ट नहीं रहा, आपके लिए वो प्लेज़र नहीं रहा, आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट बन चुका है कि ये जब मदर वो कटोरा लेके आएगी तो मुझे अब ज़बरदस्ती हाथ-पैर बाँध के खिलाएगी, जब तक वो कटोरा फिनिश नहीं होगा। तो ये चलता है हमारे ट्रेडिशनल मीनिंग में, ये सालों से चलते आ रहा है। तो इसलिए आई एडवाइस हमेशा मदर्स को कि आप जितना हो सके बेबी लेड वीनिंग कीजिए, बच्चे को जितना भूख है उतना दीजिए, चाहे बच्चा 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो। तो सबसे पहले तो जब भूख लगी है तब खिलाइए उसको, ओके। भूख लगने का वेट कीजिए। फिर कुछ मदर बोलती है कि हमको तो इसको भूख लगने की राह देके तो दिन भर कुछ नहीं खाता। अगर दिन भर नहीं खाता तो हम लोग अल्टरनेटिव में उसको दूध पिला देते हैं, तो वहीं सबसे बड़ी गलती है। ओके। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको अल्टरनेटिव्स मत दो। उसको चिप्स का पैकेट खिला दिया, दादी ने 2 बिस्किट खिला दिए, हुँ। मम्मी ने रात को सोने से पहले दूध पिला दिया, तो राइट। कहाँ से भूख लगेगा? आप उसको अल्टरनेटिव्स दोगे तो वो कभी नहीं खाएगा। आप उसको अल्टरनेटिव्स मत दो, बच्चा 1 दिन 2 दिन भूखा रहेगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक उसको अल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे, तो ही वो खाएगा। जब तक अल्टरनेटिव्स मिलते रहेंगे, तब तक वो बिल्कुल नहीं खाएगा। उसको ईज़ी चीज़ें चाहिए, टेस्टी चीज़ें चाहिए, ईज़ी। अगर 1-2 चिप्स के पैकेट खा के या 2-3 बिस्किट खा के उसका पेट भर जा रहा है, तो बच्चा हमेशा वही चीज़ चूज़ करेगा। करेक्ट। क्यों वो खिचड़ी का पूरा बाउल खत्म करेगा? ठीक है? तो हमेशा वो अल्टरनेटिव्स उसके डाइट में से हटाइए, उसके साथ पॉज़िटिवली एसोसिएट कीजिए, उसको एक फ़न वे में खिलाना शुरू कीजिए, हुँ। खेलते-खेलते खिलाइए उसको। ठीक है? और जितना पसंद है उतना ही दीजिए, फ़ोर्स मत कीजिए। खुशी से खाई हुई आधी रोटी भी ज़बरदस्ती खिलाई हुई 2 रोटी से ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है। ओके। ठीक है? तो अगर बच्चा खुशी से जितना खा रहा है उतना ही दीजिए, ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए। तो वो आराम से धीरे-धीरे करके वो पॉज़िटिवली एसोसिएट करना शुरू करेगा और आप धीरे-धीरे देखोगे कि वो अपने आप खाना खुशी से खाना शुरू करेगा। तो नेगेटिवली एसोसिएट नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में यही प्रॉब्लम आता है कि बच्चा नेगेटिवली एसोसिएट करता है, इसलिए दूर से ही भाग जाता है, इसलिए खाना नहीं खाता, फिनिश नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको फ़ोर्स किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर में सेट टाइमिंग की तरह उसको चलाते रहते हैं। सुबह 6 बज गए चलो नाश्ता कर लो, दोपहर के 2 बज गए चलो खाना खा लो और 2 के 3 नहीं बजने चाहिए। ये 3 बजे दूसरे क्लासेस का टाइम हो चुका है। रात के 8 बजे चलो खाना खा लो, 9 बजे पढ़ाई करने बैठना है, 9 बजे सोने जाना है। राइट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्लॉक। आप लोग टाइम से चलिए लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि बच्चे को भूख लगने का टाइम दीजिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से मत जाइए। ओके। तो उसका थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चे को खुद से भूख लगने दीजिए, बच्चे को खुद भूख लगेगी तो बच्चा अपने आप खाना खाएगा। और फिर वो हेल्दी वाला भी खा लेगा। बच्चा हेल्दी वाला भी खाएगा। जब आप देखो फॉरेन में एक स्टडी हुई थी जिसमें क्या हुआ था, देखो अब कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग बराबर खड़ी रहेगी चाहे 50 साल हो जाए। बिल्कुल। तो जो हमारा 2 से 12 साल की आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसका बेस जो है ना वो 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में ही बन जाता है। ठीक है। अगर आपने ये 2 साल अच्छे से निकाल लिए, तो आपका आगे का जो फ्यूचर पार्ट है पूरा न्यूट्रिशन का, वो बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि यही वो टाइम होता है जब बच्चे के टेस्ट बड्स बनते हैं। ठीक है। ठीक है? इस टाइम पे अगर आपने बच्चे को सॉल्टी चीज़ें खिलाई, शुगरी चीज़ें खिलाई, तो ये जो क्रेविंग है शुगर और सॉल्ट की, वो आगे भी फ्यूचर ईयर्स में रहती है। ओके। तो आगे जाके बच्चा क्रेव करेगा, वो बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा है ना सॉल्टी चीज़ें बहुत माँगता है, हुँ। मेरा बच्चा चिप्स माँगता है, मेरा बच्चा चॉकलेट्स माँगता है, आइसक्रीम माँगता है, उसको शुगर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पहले वही दिया गया था। ओके। उसको पहले 2 साल में यही चीज़ें खिलाया गया था। फॉरेन में इसी पे एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक बच्चा था, उसको उन्होंने सामने चॉकलेट्स का पूरा एक जार रख दिया, तो उसने हटा दिया। उसके सामने उन्होंने आइसक्रीम रख दिया, उन्होंने हटा दिया। उसके सामने सारी एक-एक चीज़ जितने जंक फूड्स थे, एक-एक करके रखा, 2 साल का बच्चा था। ओके। उसने सब हटा दिए। फिर उसके सामने उन्होंने बॉइल्ड वेजिटेबल्स और ब्रोकोली का एक जार रखा, उसने लिया फटाफट खाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसको बचपन से वही दिया गया था। ओके। उसको वही दिया गया था, उसको पता है यही फूड है। वो बाकी उससे चीज़ें फ़ैमिलियर था। उससे फ़ैमिलियर था। हुँ। उसको कभी वो चीज़ें दिखाई नहीं गई, दी नहीं गई और कभी पता ही नहीं उसको उस चीज़ों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने कभी जापानीज़ नहीं खाया, जापानीज़ फूड कैसा है? तो आपको पता ही नहीं पता ही होगा, नहीं। खाया ही नहीं कभी। तो जब आपने खाया ही नहीं है तो आपको उस चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी, हुँ। समझ रहा है? तो अगर जब तक आप उसको चॉकलेट, बिस्किट जैसे पेरेंट्स आके बोलते हैं ये चिप्स के बगैर मानता ही नहीं है, तो दिया किसने? हाँ। उसको आदत एडिक्शन लगाया किसने? उसको फर्स्ट टाइम किसने टेस्ट करवाया? हम नहीं करवाया था। घर पे ही किसी ने दिया होगा। घर पे करेक्ट। किसी ने दिया। हाँ। तो जब तक हम लोग वो चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अगर जब तक आप दलिया, अपना जो ट्रेडिशनल डाइट है, खिचड़ी है, ये सब चीज़ें जब तक आप देते रहोगे बच्चों को, तब तक वो बच्चा वही खाएगा फ्यूचर ईयर्स में भी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का टाइमिंग बहुत बाद में है, 12 ईयर्स के बाद। ठीक है? तब तक जितना हो सके आप बच्चों को हेल्दी फूड दोगे, तो बच्चे का इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। आई थिंक बच्चों में ये है कि वो खुद से दे डोंट वांट टू ट्राई डिफरेंट स्टफ, है ना? आप उनको देते हो तो दे हैव इट अंटिल आई थिंक वो बाहर जाता है, वो एक्सपोज़र होता है, देन
starts trying new things. बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होते बच्चे उस केस में. आप अगर बच्चा कुछ नहीं भी खा रहा है तो आप उसको अलग-अलग वेरियस फॉर्म्स में दे सकते हो। कुछ Okay. उसकी फेवरेट फूड है, ठीक है, फूड आइटम्स है, उसमें आप हेल्दी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर के दे सकते हो। ठीक है. अगर उसको कोई चीज़ पसंद है, अगर वो दलिया खाना चाहता है, तो उसमें आप स्पिनच है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करके दे सकते हो। Okay. अगर वो कोई क्या होता है रागी की राब खाता है, कुछ और चीज़ खाता है, तो उसमें अपने नट्स जो है उसका पाउडर बना के उसमें डाल के दे सकते हो। ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ है। आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतनी सारी रेसिपीज़ अवेलेबल है, Yes. जिसमें आप अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग फॉर्म्स में, टेक्सचर्स में बना के दे सकते हो। बच्चों को खेलते-खेलते खिला सकते हो। आप वेरियस साइज़ एंड शेप में कट चीज़ें करके उनको देखने में अच्छा लगेगा. तो देखने में अच्छा लगे, वो खेलते-खेलते खाए, करेक्ट. ठीक है? तो Correct. वो एक आप उनको जब एक फन एनवायरनमेंट दोगे, तो बच्चे खेलते-खेलते खाएँगे भी, उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। आप लेकिन उनके लिए एक ये बना दोगे उनके लिए टॉर्चर वाला पार्ट बना दोगे, ये बेटा ये प्लेट है, आपको पूरा टास्क फिनिश है करना ये, है। टास्क आप उनको है. ज़बरदस्ती करोगे, वो कभी नहीं खाएँगे। राइट. आप खेलते-खेलते खाओगे, फोर्स नहीं करोगे, तो अपने आप वो चीज़ें पूरी चीज़ें फिनिश कर देंगे। अंडरस्टूड. देयर इज अनदर पैटर्न आई सी व्हिच इज ये मैंने अपने भी रिश्तेदारों में होता हुआ देखा है. बच्चा नहीं खा रहा खाना, लिटरली बिल्कुल छोटा बच्चा टॉडलर में स्क्रीन रख दिया है सामने, उस पे कुछ चला दिया, एकदम कलरफुल सी कोई वीडियो चल रही है एंड द किड इज लाइक इन्वॉल्व्ड उसी में और वो बस खा रहा है लाइक अ रोबोट. Okay. हाउ बैड इज दिस फॉर द इट किड? इज़ वेरी, वेरी बैड क्योंकि बच्चा क्या खा रहा है उसको पता ही नहीं है। उसका कोई एसोसिएशन ही नहीं है फूड के साथ। वो सिर्फ़ उसके पेट में जा रहा है। उससे उसको कोई हेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रिसेंटली एक चीज़ भी आई थी, इसमें एक वीडियो भी इसका वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा खाना खा रहा था, उसके सामने स्क्रीन रख दिया हुआ था। बच्चा कंटीन्यूअसली देख रहा है, उसकी मदर उसको खिलाई जा रही है। यस. बीच में उसमें उन्होंने लेमन डाल दिया उसमें और उसने बच्चे ने खाया, उसको बहुत ज़्यादा खट्टा लगा, लेकिन फिर भी उसने चबा-चबा के निगल दिया उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअसली स्क्रीन चल रहा था। बच्चा पूरी तरह से उस स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड है। नीचे क्या चल रहा है, क्या खा रहा है, उस चीज़ में कितना टेस्ट है, क्या न्यूट्रिशन है. उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है? तो ये अगर आप मैंने जैसे बोला आप स्क्रीन दिखा के अगर बच्चे को खिला रहे हो, तो उससे बच्चे की हेल्थ पे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। बच्चे को नुकसान ही करने वाला ये चीज़ और स्क्रीन एडिक्शन तो जो हो रही है वो तो अलग चीज़ है। यस. लेकिन बहुत पेरेंट्स कैसे बोलते हैं कि हम लोग खाली जब तक बच्चा खाना खाता है उतनी देर के लिए हम लोग उसको स्क्रीन देते हैं। जैसे ही बच्चे ने खाना खत्म कर दिया, तो हम लोग जो है वो स्क्रीन बंद कर देते हैं। लेकिन उतनी देर के लिए भी नहीं देना है। नो स्क्रीन टाइम मतलब नो स्क्रीन टाइम। आप चाहो तो बच्चा नहीं खाएगा चलेगा, थोड़ा कम खाएगा चलेगा, लेकिन स्क्रीन देखते हुए अगर बच्चे को खिला रहे हो तो दैट इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। ओके. सो देयर इज दिस वेरी फेमस जो शो है वो चलता है, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था. द एक्सपेरिमेंट इज सच कि उन्होंने एक बेबी को लिया, उसे रूम में बिठाया, एक साइड पे उनका ये शो चल रहा है, एक साइड पे नेशनल जियोग्राफिक चल रहा है, राइट? एंड दे सी कि बच्चा कम वहां देख रहा है नेशनल जियोग्राफिक पे. सो दे नोट डाउन द टाइम कि यहाँ पे हमने स्क्रीन पे कुछ बोरिंग दिखा दिया है. सो दे ट्रेन देयर ओन वीडियोस इन अ वे कि बच्चा बस देखता ही रहे, वो हुक्ड हो जाता है उस पे. एंड आई थिंक दैट डेवलप्स अ लॉट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज, ADHD एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द किड. इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपने बोला बिहेवियरल डिसऑर्डर इज़ वर्चुअल ऑटिज़्म। ओके. वर्चुअल ऑटिज़्म अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों में। वर्चुअल ऑटिज़्म मतलब बच्चे एसोसिएट ही नहीं कर पाते हैं। देखो, अगर अगर आप पंजाबी हो तो आपका बच्चा पंजाबी बोलेगा, अगर मैं गुजराती हूँ तो मेरा बच्चा गुजराती बोलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं घर पे। ये आजकल के बच्चे क्या होता है कि अगर बच्चों को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है कोरोना के बाद से, कि बच्चे उस स्क्रीन से ही एसोसिएट करते हैं। और वो कार्टून जैसे बोलता है, जैसे बात करता है, ये लोग उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं, इसी लैंग्वेज में समझना शुरू हो जाता है। Oh ठीक my है? God. तो अब जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम लोग कितने सारे केसेस देख रहे हैं आजकल 3 साल, 4 साल के बच्चे स्पीच डिले के साथ आ रहा है। बस अच्छा. बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहा है। ओके. आप मानोगे एक 7 साल का बच्चा मेरे पास आया था, जो अपने फादर तक को नहीं पहचान पा रहा था धीरे-धीरे करके, बिकॉज़ उसको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया। Oh my God. फादर बाहर जॉब करता था, मदर घर पे रहती थी, घर के बहुत सारे काम होते थे, इसलिए उसको मोबाइल दे देती थी कि मेरे को मोबाइल देख, मैं अपने घर के काम निपटा दी। मुझे परेशान नहीं करेगा ये. परेशान नहीं करो। लेकिन अब मदर्स की जो भी प्रॉब्लम रही हो, राइट. लेकिन बच्चों का हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस चीज़ों के कारण। इस बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म नाम की बीमारी हुई है, ठीक है? अब वो बच्चा फादर से रिलेट नहीं कर पा रहा, फादर से बात नहीं कर रहा। अब उसको जैसे कार्टून के कुछ कैरेक्टर्स दो, मेरे ऑफिस में अलग-अलग कार्टून के कैरेक्टर्स बने थे, जाके उनसे बात करना शुरू कर दिया उसने। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इन सब चीज़ों से। वर्चुअल ऑटिज़म में बहुत ज़्यादा ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं केसेस जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्क्रीन टाइम। ओके. और हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें जैसे ही स्क्रीन टाइम आप कम करते हो या फिर बंद कर देते हो, इन सब बिहेवियरल प्रॉब्लम से बच्चे वापस भी आते हैं। ठीक है. ठीक है? तो अगर आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है,
वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है बच्चे को, बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। आप अभी भी बच्चों को उनके से वापस ला सकते हो। ठीक है। स्क्रीन टाइम टोटली बंद कर दीजिए, बंद मतलब टोटल बंद। एडिक्शन जैसे ही चला जाएगा, अपने आप बच्चे अपने माँ बाप से रिलेट कर पाएंगे, धीरे धीरे करके इसका स्पीच डिले होगा, वो भी निकल जाएगा, बच्चे बोलना शुरू करेंगे और नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। ओके, तो थोड़ा मैं मूड लाइट करता हूँ बिकॉज आई थिंक ये बहुत भारी हो गया। हमने हाइट की भी बात कर ली, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की बात करी। अनदर इशू विच इज द इशू ऑफ वेट गेन, स्पेशली आई थिंक वही 7 साल के ऊपर वाले बच्चों में तो दे बिकम वेरी फसी, पेरेंट्स बिकम वेरी फसी अबाउट कि यार अब नहीं बढ़ रहा है इसका वजन। बचपन में तो चलो ठीक है, छोटा था, अब दिखने लगा है। बिकॉज आई थिंक फिर कंपैरिजन भी बढ़ जाता है दूसरे बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चे हैं, सोसाइटी के बच्चों के साथ। तो हाउ डज मतलब पेरेंट्स को कैसे वेट गेन का इशू जो है उसको केटर करना चाहिए? नहीं, वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मोस्टली ये केस होता है। आई थिंक ओबेसिटी इज अनदर इशू विच दे आर फेसिंग, तो उस पे भी एक व्हील शेड अ लाइट। बट हाउ डू पेरेंट्स इंश्योर कि जो बच्चे का वेट है वो सही तरीके से बढ़े? पेरेंट्स जनरली वेट गेन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि इनका बच्चा चबी होना चाहिए, नॉट इवन द लेटर ईयर्स, इवन राइट सिंस बर्थ। ओके, अगर 2.5 किलो का भी बच्चा हुआ है तो मेरा बच्चा बहुत दुबला है, मोटा क्यों नहीं है, 3.5 4 5 किलो का क्यों नहीं है? ओके, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे और थोड़े बड़े होते हैं, 1 ईयर के आसपास आते हैं, कंपैरिजन शुरू होता है कि हमारा या पहला बच्चा था वो 1 साल पे इतना अच्छा चबी था, या फिर हमारे देवरानी का या फिर कहीं बाजू वाले का बच्चा बहुत ज़्यादा चबी है, अच्छा है, गोलू मोलू है, लेकिन मेरा बच्चा अभी भी दुबला पतला है। तो आई विल ऑलवेज से कि देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो वेट गेन का जो पैटर्न है वो आपको समझना जरूरी है कि रियली आपके बच्चे का वेट कम है, ये आपको समझना जरूरी है। तो जैसे नॉर्मली बच्चों का वेट जो होता है वो बर्थ पे 2.5 kg से 3.5 kg के आसपास होता है। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। अब यहाँ से बच्चे का वेट बढ़ना शुरू होता है। ओके, ठीक है, 6 महीने का जब बच्चा होता है तो वेट डबल होता है, 1 ईयर पे ट्रिपल होता है ऑफ द बर्थ वेट। ठीक है। तो अगर आपके बच्चे का बर्थ वेट 2.5 kg था तो 1 ईयर पे अराउंड 7.5 to 8 kg ही रहेगा। ठीक है। वहीं अगर आपके बाजू वाले का बच्चे का वेट अगर बर्थ के वक्त 3.5 था तो उसका 10.5 से 11 किलो के आसपास रहेगा। तो उसका थोड़ा चबी दिखेगा, आपका थोड़ा उससे पतला दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है या फिर कम वेट वाला है। इट्स जस्ट यू हैव टू कंपेयर विथ योर प्रीवियस वेट। ठीक है, तो अगर 1 साल का आपका बच्चा है तो आपके बर्थ वेट से कंपेयर कीजिए, ना कि बाजू वाले के बच्चे से। ठीक है, उससे कंपेयर करोगे तो आपको कम ज्यादा लगेगा, लेकिन नॉर्मल है कि नहीं ये जानना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसके बाद जब 1 साल के बाद जब 2 साल का बच्चा होता है, तब 2 साल का जब बच्चा होगा तो मैक्सिमम पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि सब 1 साल पे जब बच्चे का वजन 10 किलो था, अब 2 साल का हो गया, मैक्सिमम 11 किलो पहुंचा है। 1 साल हो गया, इसका वजन बढ़ना ही बंद हो गया, अचानक से वजन बंद हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता कि जो ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है, जब बच्चा 1 साल से 2 साल पे जाएगा तो बच्चे का वजन 1 से 2 किलो के आसपास ही बढ़ता है। इस टाइम पे बच्चे की हाइट ज्यादा बढ़ती है। ओके, ठीक है। सेकंड, बच्चे की एक्टिविटी बढ़ आना शुरू हुई है, बच्चे ने चलना सीखा है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दौड़ना शुरू किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एक्टिविटीज बढ़ी है, थोड़ा फसी ईटर होता है, आप अलग अलग चीजें उसको खाने की सिखा रहे हो, कुछ चीजें वो खा रहा है, कुछ चीजें नहीं खा रहा है। तो ये सब चीजों के कारण भी बहुत बार बच्चों का वेट जो है वो लिमिटेड ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे का वजन आपका आधा किलो से 1 किलो भी बढ़ा है 102 साल के उम्र के बीच में, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। 2 साल के बाद रेगुलर इंटरवल्स पे बच्चे का वजन 2 से 3 किलो जितना बढ़ता है। अगर आपका बच्चा जितने भी उसकी एज है इंटू 3 कर लीजिए, जैसे आपका बच्चा 5 किलो का है तो इंटू 3 15 kg, तो 15 kg इज एवरेज वेट ऑफ योर चाइल्ड। अब 15 है मतलब 14 से 16 17 तक कहीं भी हो सकता है। ओके, सिग्निफिकेंटली कम लग रहा है, 12-10 किलो का है, तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, तो उसको शायद विटामिन डेफिशिएंसीज होगी या कुछ होगा जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका बच्चे का एवरेज, अगर आपका ये है एवरेज वेट में आ रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमारे इंडियन सोसाइटी में तब आता है ना कि जब बाजू वाले आके बोल देते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो कितना दुबला पतला है, कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो, कुछ देती क्यों नहीं इसको, कोई सप्लीमेंट दिया करो, कोई ये किया करो, वो किया करो, डॉक्टर को दिखाओ। तब जाके मदर के मन में एक सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, कि गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे डाइट में गलती है या फिर मैं सही से खिला नहीं रही हूँ, मेरा ही बच्चा क्यों दुबला रह गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद को अवेयर रहना ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे का वेट सही है कि नहीं। अगर आप खुद नहीं समझ पाओ तो अपने पीडियाट्रिशियन से जाके कंसल्ट कर सकते हो, वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपके बच्चे का वेट एवरेज वेट के ऊपर नीचे है या नहीं, या उसमें कुछ घबराने की जरूरत है या कोई सप्लीमेंट की जरूरत है, तो वो खुद ही आपको बता देंगे। लेकिन बाजू वाले से या किसी से कंपेयर मत कीजिए, और हेल्दी चाइल्ड होना चाहिए, ना कि चब्बी चाइल्ड। चब्बी चाइल्ड के अपने प्रॉब्लम्स है, जो आगे जाके ओबेसिटी जो आपने बताया उसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके देखने को मिलते हैं।
इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपके बच्चे का वेट जो है वो एवरेज रखिए, बच्चे को हेल्दी रखिए, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, स्कूल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो बच्चा आपका एकदम सही चल रहा है। ओके। बच्चा हेल्दी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, इस पे ज्यादा जोर मत दीजिए, उससे आगे जाके ओबेसिटी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। डू यू थिंक सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी फॉर दिस? सप्लीमेंट्स देखो, अगर बच्चों में मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, ठीक है, अगर आप डाइट से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि बैलेंस डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। आप उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स दीजिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हेल्दी फैट्स हम बोलते हैं वो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारी चीज़ें आप उसको दीजिए। डाइट से जितना हो सके उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा फिर भी अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से ऊपर नहीं आ पा रहा है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारी बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके डेफिनेटली सप्लीमेंट्स ऐसी चीज़ों के लिए ले सकते हो। ओके। ठीक है, स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स आपको अपने पीडियाट्रिशियन से देके देना है। अगर विटामिन डेफिशिएंसीज है तो आप मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज के लिए मल्टीविटामिन सिरप्स ले सकते हो, मल्टीविटामिन गमीज ले सकते हो। ठीक है, एंड अगर कैल्शियम डेफिशिएंसीज है तो कैल्शियम के लिए भी स्पेसिफिक चीज़ें मिलती है, वो ले सकते हो। अगर बच्चे का वेट प्रॉपरली गेन नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे मिल्क मिक्स आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए ये चीज़ों के लिए अवेयर रहना कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सप्लीमेंट आप चूज़ करें तो उसमें 3-4 चीज़ें के लिए आप ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी प्रकार की शुगर ना हो, कोई एडेड शुगर ना हो, कोई एडेड स्वीटनेस ना हो, कोई उसमें एडेड रिफाइंड शुगर्स अपन जो बोलते हैं वो ना हो, राइट। उसमें कोई एडेड फ्लेवर्स ना हो, बच्चों के लिए कोई भी उसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें जो बच्चों को नुकसान कर सकती है, तो ऐसी कोई चीज़ें अगर उसमें नहीं है तो आप डेफिनेटली बच्चों के लिए ऐसे सप्लीमेंट्स दे सकते हो जो बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी को, उसके जो न्यूट्रिशन के गैप्स है उसको ब्रिज कर सके, डेफिशिएंसीज को ब्रिज कर सके। यस। ओके। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आल्सो आस्क कि यार मेरा बच्चा कहीं सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा, तो इज दैट अ मिथ और अ फैक्ट? देखो, सप्लीमेंट्स तभी तक दिए जाते हैं जब तक आपके उसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो उसकी है वो पूरी ना हो जाए। जैसा कि हमने बात की विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर बच्चे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं या फिर उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो 3 महीने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दोबारा बच्चों के रिपोर्ट्स किए जाते हैं। अगर बच्चे के जो विटामिन डेफिशिएंसी वो पूरी हो चुकी है, बच्चे के सिम्टम्स से उसमें सुधार दिखने को मिल गया है, तो ऐसे केसेस में हम वो विटामिन जो है बंद भी कर सकते हैं। ओके। तो अगर अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन में रहिए, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी के लिए या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए या फिर विटामिन डी के लिए कोई भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की हुई है, तो वो चीज़ें आप डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए। अगर कभी भी लगता है उन्हें कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब बच्चा इसकी डेफिशिएंसी की जो भी सिम्टम्स है उससे बाहर आ चुका है, तो आप कभी वो चीज़ें बंद कर सकते हो। इसमें एडिक्शन लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब तक ज़रूरत है तभी तक आपने लिया, जब ज़रूरत खत्म हो गई तब आपने धीरे धीरे करके उसको टेपर करके बंद कर दिया। ओके। बट क्या ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगेन फसी ईटिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है एंड चिल्ड्रन आर हैविंग जंक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो अगर मल्टीविटामिन अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं, इवन इफ यू आर गिविंग देम फॉर लॉन्ग टर्म, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा आई थिंक? देखो, नुकसान नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जितना हो सके आप बैलेंस डाइट पे ज़्यादा जोर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, आप उसके लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसकी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल उसको चेंज कीजिए, आप उसका जंक फूड्स कम कीजिए, जंक फूड मत दीजिए उसको, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हो तो वो चीज़ें बंद कीजिए। ठीक है, अगर आप ये सारी चेंजेस करते हो, प्रॉपर स्लीप देते हो, बैलेंस डाइट देते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो, और तो फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हो, स्क्रीन टाइम उसका कम रख रहे हो, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सारी चीज़ें करके ही बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल हो या मेंटल ग्रोथ हो, तो वो दोनों भी अच्छे से अटेंड कर पाओगे। तो सर आई थिंक बस एक आखिरी सवाल, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एक एडवाइस जो आप सब पेरेंट्स को देना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू देयर किड्स हेल्थ। अभी तक मैंने जो बोला मैं उसी को समराइज़ करूँगा कि 5 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज़ द बच्चे का न्यूट्रिशन, डाइट पे ध्यान दीजिए, डाइट पे फोकस कीजिए, जितना हो सके हेल्दी डाइट दीजिए। सेकंड, बच्चे को बैलेंस डाइट देना है, जंक फूड नहीं देना है। ठीक है, कैलोरीज मैटर करती है कि कौन सी दे रहे हो। ठीक है, कैलोरीज आपको जंक फूड से भी मिलेगी, हेल्दी फूड से भी मिलेगी, तो न्यूट्रिएंट डेंस हेल्दी फूड इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कैलोरी डेंस जंक फूड। राइट, समझ गया? तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कीजिए, बच्चे का बाहर एक्टिविटी बढ़ाइए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाइए। जितना फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। नंबर 4 इज स्लीप पैटर्न सुधारना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बच्चे का स्लीप पैटर्न अच्छे से रखोगे उसका, तो उसका ग्रोथ भी उतना ही अच्छा निखर के आएगा। ओके, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हार्मोनल, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये 4-5 चीज़ें जो है
उसके आप मेंटेन रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, स्ट्रेस लेवल्स का कम रखिए, तो भी बच्चे में बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स आती है वो चीज़ें नहीं आएगी। तो बच्चों में स्ट्रेस लेवल भी कम रखिए, बिकॉज स्ट्रेस अगर जितना आप दोगे तो बच्चों में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल अगेन इट इज़ अ हार्मोन जो बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करता है, ठीक है। तो जितना हो सके बच्चों को स्ट्रेस कम दीजिए। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप करोगे तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहेंगे और बच्चों का पूरा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। और हम सभी चाहते हैं कि बच्चों का ग्रोथ अच्छा हो, हमारे माँ बाप ये चाहते हैं, हम एज ए पीडियाट्रिशियन भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा जो है स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। सर आई थिंक दिस वाज एन ऑनर स्पीकिंग टू यू टुडे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा था, दिस आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट पॉडकास्ट व्हिच आई हैव डन, एंड आई होप कि सभी पेरेंट्स को ये इनसाइट्स हेल्पफुल रहे। और कुछ आज का ये पॉडकास्ट देख के अगर कुछ पेरेंट्स भी अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर पाए तो आई थिंक आवर मोटो इज फुलफिल्ड। राइट, दैट विल बी अ विन फॉर अस। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर।